ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। लोकसभा में हार के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। लखनऊ में बीजेपी का कल मंथन हुआ। जीत और हार के हर पॉइंट को तलाशने की कोशिश हुई। योगी आदित्यनाथ बीजेपी कार्यकर्ताओं को फ्रंट फुट पर खेलने की नसीहत दे रहे हैं, तो लंबे वक्त से चुप उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लंबे वक्त के बाद बोले और जब चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हुए। उन्होंने कहा, संगठन सरकार से बड़ा है, संगठन से बड़ा कोई नहीं है। वो पहले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और फिर बाद में वो डिप्टी सीएम हैं। यह ओहदा है। संगठन हमेशा बड़ा था, है और रहेगा। केशव प्रसाद मौर्य के इस बयान से हलचल तेज हो गई और सवाल यह है कि केशव प्रसाद मौर्य ने ये मैसेज आखिर किसके लिए दिया? इस बयान के पीछे मायने क्या है? अब इसका एक पहलू तो ये भी हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य जो कि पिछड़े समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, इससे पहले कि कुछ और ज्यादा पार्टी में डैमेज हो जाए, पिछड़ा समाज बीजेपी से और दूर हो जाए, उससे पहले अपने अंदर का ही एक ऐसा व्यक्ति बाहर निकल कर आए और वो वोकल हो जाए। एक पहलू ये हो सकता है, या फिर दूसरा पहलू वो कि क्या वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कोई मैसेज देना चाहते हैं। पहले आप सुनिए केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कहा। यहाँ जो कार्यकर्ता है उनसे इतना है कहूंगा, आवाज तो यहाँ सरकारी व्यवस्था में 7 कालिदास मिला। मैं सदा कहता था और आज इस प्रदेश कार्य समिति में मैं संगठन के वरिष्ठता हमारे देश के और प्रदेश के नेतृत्व के सामने कह रहा हूं, संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। तो केशव प्रसाद मौर्य अचानक से बड़े एग्रेसिव हुए हैं। आपको याद होगा 2022 में सिराथू विधानसभा से जब केशव प्रसाद मौर्य की हार हुई थी, पल्लवी पटेल के खिलाफ वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद से वो चुप थे। आज जब बोले, और वो भी खास तौर पर जब देखिए महामंथन में से एक बयान निकलकर सामने आया था, भाई स्टेट लीडर का, एक मुख्यमंत्री का बयान आया था और उसके बाद उप मुख्यमंत्री का जो बयान आया वो भी उन्होंने अपने सोशल मीडिया से पोस्ट किया। हर्षवर्धन जी, क्या मैसेजिंग है और किसके लिए है? नहीं, मैसेजिंग क्या है, किसके लिए क्या, बड़ी सीधी सी बात है। संगठन सरकार से बड़ा है, मतलब सरकार जो भी रहे संगठन को ज़्यादा ऊपर मानना है, क्योंकि सरकार में तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री है ना, तो ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है। और हर नेता की इच्छा होती है, कोई भी जो उप मुख्यमंत्री होता है उसकी इच्छा होती है कभी वो मुख्यमंत्री बने। एक ये भी पहलू होता है। दूसरा एक इसका पहलू ये है कि अभी जिस तरह की उत्तर प्रदेश में स्थिति है, उस स्थिति को अगर आप देखें तो नेता के लिए कार्यकर्ता के उस भाव को सहलाना, उस भाव को समझना, और ये काम सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य ने नहीं किया है। केशव प्रसाद के इस हिस्से की खूब चर्चा हो रही है और उन्होंने, चूंकि वो संगठन से ही निकल कर आए हैं, शुरू से रहे, विश्व हिंदू परिषद से उनकी राजनीतिक पारी शुरू हुई है, लेकिन हर कोई ये कोशिश कर रहा था कि कार्यकर्ताओं को और संगठन के लोगों को वो संदेश दे सके कि मैं आपके साथ खड़ा हूं। अब ये देखने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या सामान्य स्थिति में सरकार में बैठे लोग संगठन के साथ इस मजबूती के साथ खड़े हैं? इस सवाल का जवाब आना चाहिए। और एक दूसरा जो बड़ा संकट है, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ऐसी भी हार नहीं हुई है जिस तरह से ये लोग बात कर रहे हैं। 41% प्लस मत हैं उनके। 2014 में 42% मत उनको मिले थे। 2019 में जरूर 49.56 मिला था। असल बात यह है कि हर सीट आप छोटे छोटे दूसरे समीकरण, भीतरघात, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हारे। अब उस वक्त का जो हुआ वो तो हो गया, बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। लेकिन अब क्या कर रहे हैं? एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच लो, दूसरे को गिरा दो, इसी के माथे पे सब डाल दो। मुझे लगता है ये भी बहुत खतरनाक है। उत्तर प्रदेश इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल स्टेट बना हुआ है ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर। संगठन और सरकार उस राज्य में दो अलग अलग किनारों पर चल रहे हैं और यह बहुत अच्छी बात नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने भी जो भाषण किया उसमें अपनी सरकार की उपलब्धियां, हमने क्या क्या किया, किस तरह से किया, मोदी जी के नेतृत्व में क्या कुछ किया, वो सब उन्होंने बताया। लेकिन मूल सवाल वहीं खड़ा है कि क्या
आप अपने वर्कर को, आप अपनी उस आइडियोलॉजी को आगे रखकर उस विचार को आगे लेकर चल पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है ना कि आज की तारीख में विपक्ष बहुत मजबूत है। उत्तर प्रदेश में कहें तो अखिलेश यादव ने वो सफलता हासिल की थी जो उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी नहीं हासिल कर सके। आज 37 लोकसभा सीटों के साथ, 6 कांग्रेस की लोकसभा सीटों के साथ, 43 लोकसभा सीटों के साथ वो खड़े हुए हैं। इसलिए चुनौती भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी। और मैं एक बात नहीं समझ पाता, कल अधिवेशन था, कार्य समिति, ये कौन सी कार्य समिति होती है कि सुबह शुरू होती है उद्घाटन सब नेताओं के भाषण देने के लिए कार्य समिति होती है क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने रंग ढंग भी भूल गई। अरे भाई, आप 2 दिन की कार्य समिति करते, बाकायदा मंथन होता, प्रस्ताव पर चर्चा होती, प्रस्ताव में कुछ डिलीशन ओमिशन होता, कुछ एडिशन होता, अंत में आपने कह दिया अच्छा ठीक है भाई सब लोग सुझाव दे दो, चलो सबका सुझाव मान लिया गया। ऐसा कैसे हो सकता है? यह खतरनाक है। भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत स्ट्रांग वोट बैंक है, बहुत स्ट्रांग कैडर है, और उसका सवर्ण, पिछड़ा और जो गैर जाटो दलित का समीकरण है वो इंटैक्ट है, थोड़ा बहुत ही गायब हुआ है। उसको कैसे आप आगे ले जाएं, इस पर ध्यान देना चाहिए। आपके अपने नेता एक दूसरे के ऊपर अगर ये कोशिश करेंगे, और निश्चित तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का निशाना अपनी ही सरकार भी थी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। लेकिन हर्षवर्धन जी, जो आपने कहा ना कि इतनी भी बड़ी हार नहीं हुई है, माना कि 41% वोट बीजेपी को मिला हो, लेकिन जो 80 में 80 की बात कर रहा था वो आधे आंकड़े तक भी अगर नहीं पहुंच रहा है तो हार तो बड़ी है, दर्द भी बहुत हो रहा है। लेकिन इस दर्द की दवा क्या है? वो दवा नहीं मिल रही है। रागी जी, दवा क्या है? वो दवा ढूंढने की बजाय ये जो टीका टिप्पणी एक दूसरे के ऊपर हो रही है, इशारे में ही सही। भाई, फिराथू जब हारे थे उसके बाद अब जाके बोले हैं, और अब जब बोले हैं तो सीधा अपनी सरकार पर बोल रहे हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा हर्षवर्धन जी से अलग राय रखता हूँ। या उत्तर प्रदेश की हार बहुत बड़ी हार है, और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि जब पार्टियां हारती हैं तो हमेशा प्रतिशत, वोट प्रतिशत में बात करती हैं, और जब जीतती हैं तो कितनी सीटों का हमने आंकड़ा है, कितना सीट हम जीते हैं, वो महत्वपूर्ण हो जाता है। महत्वपूर्ण यह है कि आज भारतीय जनता पार्टी जो है वो जितनी अपेक्षा थी उसकी आधी सीटों पर कम से कम जीत करके आई है उत्तर प्रदेश में। अब बात है क्या जिस प्रकार से टीका टिप्पणी हो रहे हैं वो क्या ठीक है, या जो इन्होंने कहा, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन बड़ा होता है, ये बात कहने में तो बहुत अच्छा लगता है। न तो केंद्र के स्तर पर ये होता है और न ही राज्यों के स्तर पर। बड़ी बुकिश लैंग्वेज लगती है। ये बहुत ही बुकिश लैंग्वेज है। ये कार्यकर्ता से आप चाहते हैं कि हमेशा वो आपके यज्ञ की समिधा बन करके हमेशा काम करने के लिए खड़ा रहे, लेकिन कार्यकर्ता यदि आपसे कोई अपेक्षा रखता है तो उस समय आप विदुर की किंतु परंतु नीति का आप सहारा लेते हैं। संगठन नेताओं से नहीं बनता है, संगठन कार्यकर्ताओं से बनता है। आपके पास एक कमिटेड कार्यकर्ताओं की एक बहुत बड़ी फौज है। मैं उनकी सदस्यता अभियान के से जो निकले हुए कार्यकर्ता है उनकी बात मैं नहीं कह रहा हूं। वैचारिक तौर पर आपसे जुड़े हुए, आपके वैचारिक अधिष्ठान से जुड़े हुए जितने कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के पास है आज के दिन में, वो किसी भी पार्टी के पास नहीं है। जिसके बारे में एक बार हेमंती नंदन बहुगुणा कभी कहा करते थे कि मुझे जनसंघ जैसा यदि कार्यकर्ता मिल जाता तो मैं इस देश की राजनीति में परिवर्तन ला देता। वो कार्यकर्ता आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। क्या आप उनके जो छोटे छोटे, आप काम छोड़ दीजिए, आप उनके प्रति संवेदनशील हैं क्या? आप उनके कम से कम आप उनको सहलाने का काम करते हैं क्या? आप उनमें कार्यकर्ता का भाव है, आप मान है, ये भी रखने के लिए कोई तैयार है क्या? क्या नेता उन कार्यकर्ताओं के पास जाते हैं क्या, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ करके बड़े बड़े घड़ों और बड़े बड़े जगहों पर जा करके और अपनी इतिश्री कर लेते हैं? जो जानकारी आई है उसमें तो यही आई है कि कोई भी सामान्य कार्यकर्ता के यहाँ बड़ा नेता नहीं जाता है। बड़े बड़े मठाधीश जो हैं, जो नेता पैदा हुए हैं, पैसे वाले पैदा हुए हैं, उनके घर जाकर के चाय पानी पी करके और नेता चले आते हैं। मंत्री जाते हैं, उनके यहाँ यात्रा करते हैं, उसके बाद लौट जाते हैं। क्या आप जाकर के जो एक एक गांव है, एक एक मंडल है, आप उन कार्यकर्ताओं के पास जाने के लिए, आप सीधा संपर्क स्थापित करने के लिए तैयार हैं क्या? और या कोई नेता करता है क्या? मुझे लगता है कि ये जो परिपाटी थी वो परिपाटी करीब करीब छूट सी गई है। आप टेलीफोन पर आप सिर्फ बातें करते हैं,
व्हाट्सएप मैसेजेस के सारे कनेक्ट करना चाहते हैं, और आपको लगता है कि ये कार्यकर्ता जो है जिसे आपने पूरा इग्नोर कर दिया है, ये मेंबर लिस्ट में खड़े हैं, उनको हम आप एक व्हाट्सएप दे पर हम सूचित कर देंगे, वो चल करके आ जाएगा, तो आप यकीन मानिए ऐसा आज के दिन में नहीं होने वाला है। इसी चीज को ठीक करने की आवश्यकता है, और बेशक वो उनकी निशाना चाहे जिसका भी हो, लेकिन आज के दिन में होता क्या है कि जब आप हारते हैं तो संघर्ष आपके अंदर ज्यादा होता है, और ये वही बात हो रही है जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आज के दिन में हो रही है। यदि कल जीत गए होते तो आप देखते कि हमारा सारा डिबेट और सारा विमर्श जो है ये इस बात की तरफ चला जाता कि देखिए कितना अच्छा हुआ है। चूंकि हार हुई है इसलिए आपके सारे छेद जो है वो सारी कमियां आपको पूरा दिखना शुरू हो गया है, और ये वाकई जेन्युइन चीजें हैं और ये वाकई सही भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि आप मंथन ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये वही बात कर रहे हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस काम करती है, लीपापोती का आप काम करने जा रहे हैं। कार्य समिति में जो भी फैसला हुआ कम से कम लेकिन देखिए ना, जितने भी डेलीगेट्स थे, 10 कल तो हमने इसमें बड़ी चर्चा की है सर। डेलीगेट्स जितने थे वो क्या बात किए, क्या खुली छूट तो वो तो बोल ही रहे ना हर्षवर्धन जी, सुबह बैठक शुरू हुई, शाम खत्म हो गई और उसके बाद फिर एक एक बयान सामने रख दिए गए। क्या इससे हार पर मंथन हो गया? एक मैं सिर्फ जोड़ दूं, एक सिर्फ जो है, एक तो पहली बात ये कि मैं जब कह रहा हूं कि उतनी बड़ी हार नहीं है तो मैं मत प्रतिशत के हिसाब से इसलिए बोल रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हार होती तो भाजपा 33 सीटें नहीं जीत सकती थी। उत्तर प्रदेश का जो समीकरण उसमें 8 से 10 सीटों के अलावा वही जो मेयर वाली सीटें होती हैं वही लोकसभा सीटें होती हैं। ये उत्तर प्रदेश का इतिहास है, ये जीती और जिस तरह से हारी है उन समीकरणों का मतलब हुआ कि आपकी हार जो नेशनल एजेंडा था वो नहीं गड़बड़ हुआ। गड़बड़ क्या हुआ? छोटी छोटी चीजें जिसको हम कहते हैं कि लोकल फैक्टर्स, लोकल लीडरशिप। वो दूसरा जो रागी जी ने कहा कि अगर जीत गए होते चर्चा ना होती, 19 और 22 के बाद ये चर्चा खूब हुई, कार्यकर्ता ने कहना शुरू किया, संगठन के भीतर चर्चा हुई, लेकिन ऊपर से उसको रोक दिया गया, ढक दिया गया। इस बार वो ढका नहीं जा पा रहा है, टीवी पर भी बहस हो रही है, बस अंतर इतना है 22 के बाद खूब जमकर चर्चा हुई थी। अगर जख्म गहरा हो तो वो सर्जरी मांगता है, बार बार उसके ऊपर बैंडेड करके उस जख्म को भर नहीं सकते। देखिए, केशव प्रसाद मौर्य ने जरूर कह दिया कि संगठन बड़ा होता है, संगठन सर्वोपरि होता है, सरकार से बड़ा होता है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य तो प्रदेश अध्यक्ष भी रहे उत्तर प्रदेश के, उसके बाद वो सरकार में भी आए, सरकार में वो 7 साल रहे उप मुख्यमंत्री के रूप में। क्या उनके 7 साल के कार्यकाल में उन्होंने ऐसा कुछ संकेत दिया कि सरकार में उनको ज्यादा भूमिका नहीं निभाना चाहते, वो संगठन को ज्यादा सर्वोपरि मानते हैं, उस संगठन को भी वो उतना ही महत्व दे रहे उप मुख्यमंत्री रहते हुए जितना वो अध्यक्ष रहते हुए देते थे। देखिए, किसी भी राज्य में अगर आप देखोगे, किसी भी पार्टी के अंदर देखोगे, अगर लोकप्रिय मुख्यमंत्री होगा, उसका प्रदेश में अगर दबदबा होगा तो वह संगठन पर हावी होगा। योगी आदित्यनाथ का उदाहरण नहीं है, नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री रहे 2001 से लेकर 2014 तक, क्या संगठन पर नरेंद्र मोदी हावी नहीं थे? शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, शिवराज सिंह चौहान संगठन पर हावी थे। देवेंद्र फडणवीस 5 साल मुख्यमंत्री रहे, संगठन पूरा देवेंद्र फडणवीस के हिसाब से था। राजस्थान के अंदर वसुंधरा संगठन पर मुख्यमंत्री रहते हावी रही, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह रहे। ऐसे पूरे उदाहरण रहे। ऐसा नहीं है कि यह कह देने से कि संगठन सर्वोपरि होता है तो मुख्यमंत्री अलग रहेगा, संगठन अलग रहेगा। उस संगठन जो चाहेगा मुख्यमंत्री को वो मानना पड़ेगा। जब प्रदेश के अंदर कोई बड़ा लोकप्रिय नेता बन जाता है, जिसकी लोकप्रियता हो जाती है और उसके नाम पर आप चुनाव लड़ते हो, और सिर्फ प्रदेश में नहीं वो देश में आपके लिए स्टार प्रचारक बन जाता है, उसके नाम पर वोट मिलना शुरू होते हैं, तो संगठन को उसके पीछे खड़ा रहना पड़ता है। अगर ये संगठन सोचे कि हम सरकार से और मुख्यमंत्री से या लोकप्रिय नेता से बढ़े तो ये ठीक नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री को भी, ये जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री है, जो प्रदेश का जो बड़ा नेता है, जो सरकार का चेहरा है, उसको भी यह देखना चाहिए कि संगठन और सरकार दोनों सामंजस्य बना के चले, संगठन पीछे न रह जाए। संगठन की कोई नाराजगी है, संगठन की कोई शिकायतें हैं तो उसको साथ लेकर चलना चाहिए, और यह सब देखने का काम केंद्रीय नेतृत्व का होता है। अगर प्रदेश स्तर पर अगर सरकार और संगठन में सामंजस्य नहीं है तो यह केंद्रीय नेतृत्व की पहली जिम्मेदारी है। प्रभारी भेजे क्यों जाते हैं? प्रदेश के प्रभारी होते हैं, उनका काम ही होता है कि सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य करे। केंद्रीय नेतृत्व बैठकें क्यों लेता है? मुख्यमंत्री की, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाते हैं, संगठन महामंत्रियों को बुलाते हैं। तो बैठकें इसलिए होती है कि सरकार और संगठन साथ साथ चले और आने वाले चुनाव हम जीते। अगर प्रदेश के अंदर इतना ज्यादा मतभेद उत्पन्न हो गया, प्रदेश और सरकार के बीच में इतनी दूरी बन गई है, तो ये मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व का भी एक असफलता है कि वह समय रहते इसे सुधार नहीं सके। ये एक और पॉइंट जो मैंने शुरुआत में कहा था कि 2 पहलू हैं। एक पहलू तो अवधेश ये कि क्या ये मुख्यमंत्री के ऊपर निशाना तो नहीं है, ये एग्रेशन उनके खिलाफ तो नहीं है, और दूसरा पहलू क्या ये नहीं हो सकता कि वो जिस जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं उससे विद इन द पार्टी अब वोकल हो जाने की जरूरत है, क्योंकि 10 सीटों
पर अभी उपचुनाव है, फिर आगे 27 की भी तो लड़ाई है। देखिए, छायावादी शैली में कोई बात कही जाएगी तो उसके हम अनेक अर्थ लगाते हैं, क्योंकि संगठन और सरकार जो है, संगठन बड़ा है, सरकार से सामान्य है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को रटाती है कि व्यक्ति से बड़ा दल, दल से बड़ा देश, तो जाहिर है कि उसमें तो संगठन बड़ा होना ही चाहिए। लेकिन अब इस समय हम उसका अर्थ निकाल सकते हैं कि वो अपनी जाति के लिए भी बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री पर भी निशाना होगा। स्वाभाविक है कि अगर नेतृत्व जिसके पास है, अगर कोई कह रहा है कि संगठन हमेशा बड़ा होता है, तो उसका एक मायने यह है कि संगठन को बड़ा नहीं रखा गया, लेकिन वो एक सामूहिक भी होता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को काम करने के लिए, संगठन में जाने के लिए, कार्यकर्ताओं का काम करने के लिए, कार्यकर्ताओं के पास जाने के लिए, कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, उसके लिए अपना दरवाजा खुला रखने के लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पार्टी का नेतृत्व या सरकार का नेता किसी को रोकता होगा। मेरा अपना अनुभव है कि पद न रहते हुए भी इतने लोगों ने काम किए हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये जो बात बोल रहे हैं, ये इसलिए सीरियस है कि भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता हूं कि सामान्य संदर्भों में वो अन्य पार्टियों की तरह एक पार्टी नहीं है। ये एक पूरे संगठन परिवार के साथ एक पार्टी है, जहां का संस्कार ये दिया जाता है कि आप देश के लिए जीते हैं, देश के लिए काम करते हैं, पद आपको मिले न मिले। लेकिन जब वो सत्ता में आते हैं या संगठन पे पद पे आते हैं, तो देखा गया है कि ये व्यवहार बदलता है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वैसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की, संसदीय लोकतंत्र की इस मायने में आलोचना होती है कि यद्यपि इसमें जहां पार्टी डेमोक्रेसी है, जहां पार्टी को है, पार्टी को महत्व मिलना चाहिए, लेकिन सत्ता के पास इतनी ताकत हो जाती है कि धीरे धीरे सत्ता के इर्द गिर्द ही चीजें चलने लगती है। अगर उस समय अध्यक्ष कोई शक्तिशाली हो, दिशादर्शी हो, तो बैलेंस बनाता है, लेकिन ज्यादातर समय ऐसा नहीं हुआ है। बात बढ़ाने के पहले मैं एक उदाहरण दूंगा। अटल जी की जब सरकार थी और जो 26% यहां इंश्योरेंस में सरकार ने एफडीआई दिया था, कुशाभाऊ ठाकरे अध्यक्ष थे, हम लोग मिलने गए थे। कुशाभाऊ ठाकरे जी ने कहा कि हमने जाकर के अटल जी को कहा कि पार्टी आपसे सहमत नहीं है। अटल जी ने कहा कि अगर सहमत नहीं है तो मेरा त्याग पत्र ले लीजिए, फिर आप दूसरे को प्रधानमंत्री बना दीजिए। तो सत्ता के पास यह भी स्थिति होती है। इस समय का जो सिचुएशन है, देखिए, इसका तीन तरह से इसका छोटे छोटे विश्लेषण करिए। पहला, कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता को क्यों बनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से अपेक्षा क्या रखता है। दूसरा इसमें आता है कि इस समय जो कार्यकर्ता है उसके भी दो रूप हो। एक तो है भारतीय जनता पार्टी का, जैसा रागी जी कहते हैं, बड़ी संख्या में पार्टी के अंदर और बाहर ऐसे लोग जो किसी प्रकार का स्वार्थ नहीं चाहते हैं, लेकिन वो देखना चाहते हैं कि इनकी जो सत्ता की संस्कृति है, इनका व्यवहार है, हमारी जो विचारधारा है, उसके अनुरूप काम हो रहा है कि नहीं, इनका व्यवहार है कि नहीं, जो लोग रखे जा रहे हैं, जो कैंडिडेट दिए जा रहे हैं, वो उसके अनुरूप है कि नहीं, वो मूल्यांकन करता है। बाकी जो दूसरा वर्ग है वो दोनों चीजें देखता है, वो विचारधारा से भी जुड़ा हुआ है, उसको सत्ता में भी हिस्सेदारी चाहिए। तो इस बार क्या हुआ है कि ये दोनों वर्ग थोड़ा नाराज हुआ है। हालांकि सच यह है कि हिंदुत्व पर और हिंदुत्व अभिप्रेरित राष्ट्रवाद पर अगर आजादी के बाद किसी एक सरकार में काम हुआ है तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार में काम हुआ है, प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार में काम हुआ है, अन्य भाजपा की सरकार में काम हुआ है। लेकिन सत्ता के द्वारा जो काम होता है उसमें संवेदनशीलता अगर कार्यकर्ताओं की नहीं हो, कार्यकर्ताओं की आवाज नहीं हो कि हम भी इस काम में शामिल हैं, उनकी सहभागिता नहीं होती है, उनसे पूछा नहीं जाता, तो यह समस्या होती है। अगर केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं तो केशव प्रसाद मौर्य जी एक बड़े नेता है, उनकी जिम्मेवारी है कि इसको थोड़ा क्लियर करते हुए उत्तर प्रदेश की पॉलिटिकल संरचना में पार्टी में कहां गड़बड़ी हुई है, क्या बदलाव होना चाहिए, क्या जिला वाइज बैठकें हो, कार्यकर्ताओं से सुनी जाए, कोई कमेटी ऐसी बने जहां कार्यकर्ता अपनी बात पहुंचाए, जनरल लोग बात पहुंचाए, उस पर आगे, क्योंकि पार्टी ओवरहॉलिंग नहीं होगी तो भले 41% वोट मिल गया हो, लेकिन 41% वोट का भी छीजन हो सकता है, क्योंकि अभी तक जो भाषण हुए हैं इसमें एक शब्द नहीं है कि जिन कारण बीजेपी हारे हैं, जिन कारण कार्यकर्ता और समर्थक उदासीन हुए हैं, विरोध में गए हैं, उनका कोई समाधान हुआ। एक व्यापक प्रश्न है और सेंटर से लेकर नीचे तक जुड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन ये जो अभी आपने अपने इस पूरे वक्तव्य के दौरान एक बात बोली हर्षवर्धन जी, ये कह रहे हैं कि मतलब धर्म के नाम पर जितना काम हुआ, मैं देखिए उस पर राजनीति पर पहलू, हिंदुत्व की भी बात कर रही हूँ कि हिंदुत्व के नाम पर जितना काम हुआ और जितना इसका राष्ट्रीय संस्करण हमने देखा, उसके बावजूद 4 साल जो आपने विकास का काम किया, विकास की बात करते करते फिर हिंदू, हिंदुत्व, हिंदू की आइडियोलॉजी,
इन सारी बातों पर आप आ गए, फिर हिंदू मुसलमान करने लग गए। भाई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ताजिया की बात करने की आवश्यकता है क्या? अब देखिए अमेठी से एक खबर आ रही है, वो मैं आपको बता दूं, दर्शकों के सामने रख दूं। अमेठी में मुहर्रम का जुलूस निकला और वहां पर नारे क्या लगाए गए? हिंदुस्तान में रहना होगा या हुसैन कहना होगा। अब इस तरीके के अगर नारे कहीं लग रहे हैं, इस तरीके की खबरों को अगर बीजेपी भी हवा देने की कोशिश करी, इसका मतलब तो यही हुआ कि उसे चिंता है विकास के पैमाने को आगे बढ़ाना, विकास के रास्ते पर चलना, और चलते चलते हर्षवर्धन जी फिर उसी ढर्रे पर आ जाना। इसका मतलब ये है कि अभी क्या बीजेपी का कॉन्फिडेंस लूज हुआ है? वो इस तरीके की खबरों को हवा देकर अपने कोई भी जमीन को या जहां जहां पर नुकसान हुआ है उसे फिर से हासिल करना चाहती है। देखिए, मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई आत्मविश्वास कम होने की कोई वजह है या कोई आवश्यकता है। 1984 के बाद इस देश में कोई सरकार नहीं आई जो 240 से अधिक सीटें लेकर आई। कोई ऐसी सरकार नहीं आई। वो कौन सी सरकारें थी? तो सिर्फ 3 सरकारें हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी, 2019 में नरेंद्र मोदी, 2024 में नरेंद्र मोदी। ये तथ्य है। 1984 से कह रहा हूं, राजीव गांधी की सरकार के बाद वो लगातार जो स्थितियां हुई, 89 में क्या हुआ, फिर 91 में क्या हुआ, फिर लगातार आप देखते जाइए 96, 98, 99, 2004, 2009, 2014, 19, 24 के आंकड़े। लेकिन जो मूल बात है कि क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान के नारे, अगर इस तरह का वीडियो कहीं आ रहा है, इस तरह का दृश्य कहीं हो रहा है, तो कानून व्यवस्था के लिहाज से कार्रवाई हो। भारतीय जनता पार्टी को मैं बार बार कहता हूं, हिंदुत्व की ही राजनीति करने की आवश्यकता है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की जरूरत है, विकास की ही राजनीति करने की। और देखिए, एक नैरेटिव छूट जाता है। बार बार ये होता है कि अयोध्या हार गए, राम मंदिर की वजह से राम मंदिर रहा फिर भी हार गए। अब उसका दूसरा पहलू है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हार गया, बस अड्डा हार गया, शानदार बना रेलवे स्टेशन हार गया। जहां 800 मीटर का शहर था, वो 5 किलोमीटर के दायरे में दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर बड़ा शहर, हर बड़ा दूतावास, हर बड़ा मठ, हर बड़ा अखाड़ा, हर बड़ा धार्मिक संस्थान जगह मांग रहा है, वो सब हार गया। दुनिया में कहीं कोई एक जगह है जो हिंदू गर्व के तौर पर देखी जा रही है, तो अयोध्या हर कोई उड़कर आना जा रहा है उस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से, वो हार गया। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं, वो हार गया। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं, वो हार गया। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे बेहतर है, वो हार गया। उत्तर प्रदेश अकेला राज्य है जहां दिल्ली से आप शुरू करते हैं तो किसी जगह आपको हाईवे छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप किसी भी हिंदू आस्था के स्थान पर जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां विंध्याचल में, काशी में, अयोध्या में, मथुरा में, इन सब जगहों पर सकरी सकरी गलियों से जाकर अपने आराध्य का आप दर्शन करते थे, वो सब शानदार भव्य बन गए, वो हार गया। तो हारी एक चीज नहीं है, ये देखना पड़ेगा आपको सही नैरेटिव सही जगह स्थापित करना पड़ेगा। तो इसका निष्कर्ष क्या है? सवाल यह है कि अगर आपके इतने विकास के बावजूद आपके समर्थक, आपके कार्यकर्ता, वोटर स्वयं को उससे जुड़ा महसूस नहीं करते हैं, तो इसके सबक क्या हैं? सत्ता और संगठन की संस्कृति में कैसे बदलाव होगा? आप दिल्ली में चलिए, दिल्ली में जाइए। मैंने एक दिन सर्वे किया कि किसी एमपी का गेट खुला हुआ है कि नहीं, क्योंकि हमने आधे एमपी के गेट खुले हुए देखते हैं। आप चले जाइए, एक एमपी का, मंत्री का तो छोड़िए, आपको दिल्ली में गेट खुले हुए नहीं मिलेंगे। यही स्थिति लखनऊ की होती है। आप सरकारी कर्मचारियों से काम करा देंगे, लोगों को खुशी होगी, लेकिन कोई उसको अपना काम नहीं मानता है। भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, इसको तो कोई स्वीकारता नहीं है। उत्तर प्रदेश 2017 और उत्तर प्रदेश 2024, इसमें कोई तुलना नहीं हो सकती हर स्तर पर, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, चाहे काम हो, हर स्तरों पर। लेकिन अगर कार्यकर्ता जो अपेक्षा करता है कि हमारी सत्ता में संस्कृति बदलेगी, उनके व्यवहार, उनके आहार बदलेंगे, वो अगर चीज नहीं दिखती है तो विरोध होता है, आपके सारे काम धरे रह गए। लेकिन सर, ये जो बात हुई ना कि हिंदू मुसलमान वाली राजनीति करने की बीजेपी को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर बीजेपी कुछ सही होते हुए कहती भी है, अब जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बात कर ले, जो एक तलाकशुदा महिला को सुप्रीम कोर्ट अगर आदेश दे रहा है कि उसे गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, बीजेपी अगर इसके समर्थन में खड़ी हो जाती है, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड फिर बीजेपी को एंटी मुसलमान पार्टी साबित करने की कोशिश में लग जाती है। अब बीजेपी अपना बचाव ना करे तो करे क्या? और अगर वो इस मुद्दे पर बोलती भी है तो फिर कहा यह जाता है कि बीजेपी देखिए फिर हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रही है।